स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सीएमए स्टूडेंट्स को फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक की सारी प्रिपरेशन करवाते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए, एडमिशन्स के लिए, इंक्वायरी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं gyansagarclasses.com। एंड जिन भी स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड वीडियोस बाय करने हैं वो हमारे सीएमए कार्ट ऐप को भी विजिट कर सकते हैं। राइट, सो आज इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, सीएमए इंटर के एग्जाम्स आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आज ही आपका पहला पेपर है, पेपर नंबर 5, दैट इज बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। ये अभी कंप्लीट हो चुका है और आज हम इस वीडियो के अंदर इस पेपर का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू मी। जो भी सजेस्टेड आंसर्स इसके होने चाहिए वो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। एंड पेपर को जो मैंने एनालाइज किया, आई होप आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर ओवरऑल हम देखें तो पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे वो एवरेज लेवल के थे, मतलब इजी क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर और कुछ कुछ थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे। ओवरऑल एमसीक्यूज जो थे वो ऐसे थे कि अगर आप अपना आईक्यू भी यूज करो तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। प्रोविजन बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर बहुत सारे, है ना, जो हमेशा एक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे कंपनी लॉ से डायरेक्टर्स के बारे में हो गया, वो सब एक्सपेक्टेड थे। अदर देन दैट अगर मैं कहूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस एकदम इजी थे, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे और कई बार पास्ट अटेम्प्ट्स में रिपीट भी हुए हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर भी वो क्वेश्चंस पुट किए थे। अब अदर देन दैट जो मैं केस स्टडी क्वेश्चंस की बात करूं तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, और एक क्वेश्चन डायरेक्टर्स से यानी कि कंपनी लॉ से आता है। बट इस बार कुछ ऐसा हुआ कि डायरेक्टर्स में से जो क्वेश्चन पूछा गया है विमेन डायरेक्टर के बारे में एंड कैजुअल वैकेंसी के बारे में, उसकी थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन था, बिकॉज मॉड्यूल के अंदर उसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। चलो कोई नहीं, जिन भी बच्चों ने गैस करके भी जैसे भी करके आंसर फ्रेमिंग करी होगी, ट्राई किया होगा, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं वो कैसा रहा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन एकदम बेसिक था केस स्टडी के अंदर। अब फर्दर डिस्कशंस हम लोग पेपर देख के ही करते हैं। चलो मैं आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो, ये आप लोगों का पेपर था आज का, राइट। इसके अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है कंपलसरी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें 15 सब क्वेश्चंस हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। ये 2 मार्क्स ईच के रहेंगे। एक बार हम लोग इनके सॉल्यूशंस जो है वो देख लेते हैं किसका क्या आंसर रहेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो क्या कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया जो चैप्टर नंबर 1 रहता है हमारा। इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है बी, आर्टिकल 30। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में इन अ कंसीलिएशन इफ नो, अच्छा आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन मैंने आप लोगों को बताया था, जो आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट के तरीके हैं ये, जिसमें कोर्ट के जितना टाइम नहीं लगता और फीस नहीं लगती है। इफ नो कंसेंसस कुड बी अराइव्ड एट बिटवीन द पार्टीज, मतलब अगर अराइव ये अग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक तरीके से सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, एंड द कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स फेल, देन द पार्टीज कैन रिजॉर्ट टू, तो फिर वो पार्टीज कहाँ पे रिजॉर्ट कर सकती हैं, वो आर्बिट्रेशन में रिजॉर्ट कर सकती हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है, ए, आर्बिट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। तो चैप्टर 1 से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए हैं। अब इन्होंने पार्ट के बारे में पूछा है कि कहाँ पे ये चीज डिस्कस की गई है। देखो, आप एक चीज मैंने कहा था, जब तुम लोग को आंसर पता नहीं हो तो तुम्हें क्या करना है, अपना आईक्यू यूज करना है ना। बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पूछा गया है ना। तो ये चीजें देखो, स्केड्यूल के अंदर कभी भी इस टाइप की चीजें नहीं आती, क्योंकि स्केड्यूल हमेशा एंड में मिलता है तुम्हें, किसी भी लॉ के अंदर हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने ये बात बताई है। किसी भी पार्ट में भी ये चीज नहीं है, ये हमेशा प्रियम्बल में होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो ही बेसिक उसके ऑब्जेक्टिव्स बताएगा, एक तरीके से समरी है जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की जो इसमें प्रोवाइडेड है। फोर्थ देखो, when parties to a contract substitute it with a new one या agree to rescind it or alter it, the original contract
क्या होगा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट? परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है उसको, वॉइड वैलिड ये सब तो हमें कंसिडर ही नहीं करने। याद करो ये सारी चीजें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक से पूछी गई है। जब आप सब्सटीट्यूट करते हो तो वो क्या होता है? नोवेशन होता है। रिसाइंड याद करो हमने पढ़ा था, रेसिशन होता है, और ये हो गया इसका ऑल्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सारे डिस्चार्ज के मोड्स होते हैं, और डिस्चार्ज जब हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हें उनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, गारंटी इज अ ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट। ये सेम चीज मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट होता है, और ये किस किस के बीच में होता है? प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर है एंड श्योरिटी, इन तीनों के बीच में, ये तीन ही पार्टीज यहाँ पे रहेंगी। तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था। सिक्स्थ, इफ अ सेलर मेक्स यूज ऑफ अ प्रीटेंडेड बिडिंग, सोगा के जो ऑक्शन सेल वाला यूनिट था उसमें से है ये, मेक्स यूज ऑफ अ प्रीटेंडेड बिडिंग एट एन ऑक्शन टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। ये मैंने रूल्स लिखवाए हैं ऑक्शन सेल के आप लोगों को, और उसके अंदर ये था कि अगर प्रीटेंडेड बिडिंग हो रहा है तो नुकसान बायर का है, बायर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? वॉइडेबल बना सकता है, राइट। आगे देखो, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। देखो फॉरेन तो होता है, एम्बिगुअस हमने पढ़ा है, इनकोएड इनकम्प्लीट होता है। करेक्ट आंसर डी है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जैसी कोई चीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में नहीं है। ये तो तुम लोगों ने फाउंडेशन में भी पढ़ा है, इंटर में भी दो दो बार पढ़ चुके हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। Eighth question, which type of partnership is automatically dissolved after achieving a specific object? कौन सी होती है ये? पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारा जैसे ही फुलफिल हो जाता है वैसे वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। As per section 30 of LLP Act, when is the liability of an LLP and its partner considered as unlimited? Liability कब unlimited बनेगी? जब वो creditors के साथ fraud करेंगे। तो D is the correct answer, when any act is committed with the intent to defraud the creditors। देखो losses ये नहीं है, negligently तो एक पार्टनर एक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ LLP और पार्टनर दोनों की अनलिमिटेड बन जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज LLP मस्ट अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर? जब वेकेंसी अराइज हो जाती है 30 डेज के अंदर अंदर LLP को क्या करना है? डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना है, मतलब न्यू पार्टनर अपॉइंट करना है, क्योंकि उसकी कैजुअल वेकेंसी हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर्स? याद करो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर मैंने लिखवाए हैं आप लोगों को सेफ्टी मेजर्स। यहाँ पे कौन सा सेफ्टी मेजर है? फेंसिंग ऑफ अ फैक्ट्री, ये एक सेफ्टी मेजर है। देखो उसमें अलग अलग मेजर्स दे रखे थे ना, ये उस वाले सब कैटेगरी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सेफ्टी के अंदर फेंसिंग ऑफ अ फैक्ट्री इज वन ऑफ द सेफ्टी मेजर। As per section 63, which of the following cannot be used to issue bonus shares? बोनस शेयर्स इशू करने के लिए हम क्या अमाउंट्स यूज नहीं कर सकते हैं? सोर्सेस का क्वेश्चन है ये बोनस शेयर्स के, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और CRR अकाउंट हम ये सारे अमाउंट्स यूज करते हैं इसको बोनस को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अ कंपनी कैन हैव विदाउट पासिंग SR? कितना होता है? 15 होता है। ये तो डे 1 से लेकर के हम लोग यही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलो लास्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। एट एवरी, दो क्वेश्चंस है। एवरी AGM नॉट लेस देन डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल रिटायर बाय रोटेशन। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि 1/3 आएगा या मैम 2/3 आएगा। एक चीज देखो, लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन ये टर्म इन्होंने यूज की है। देखो शैल रिटायर बाय रोटेशन, तो कितने रिटायर होंगे? करेक्ट आंसर इसका 2/3 है। फिर 2/3 में से एवरी AGM में जो है हम क्या करते हैं? 1/3 को करते हैं, तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द बिजनेस एथिक्स? डी पॉइंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये सारे MCQs हैं। आई होप आप लोगों ने ये सब करेक्ट किए होंगे। कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन जरूर इसमें हार्ड था, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, बट अकॉर्डिंग टू मी ये एवरेज है। MCQs बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स।
आपको क्वेश्चन 2 से लेके 8 तक जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इनमें से सिर्फ अटेम्प्ट कितने करने थे, 5 अटेम्प्ट करने थे। अच्छा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आपने जो भी अटेम्प्ट किए हैं। एनालाइज मिसरिप्रेजेंटेशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो इफेक्ट, कोएजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन हो या फिर फ्रॉड हो, इन सबके इफेक्ट्स कहाँ पे दे रखे हैं, सेक्शन नंबर 19 में दे रखे हैं। ये अलग से एक सेक्शन मैंने लिखवाया था, आपको कुछ नहीं करना, मिस रिप्रेजेंटेशन डिफाइन करना था, एग्जाम्पल बता दो, सेक्शन नंबर्स लिख दो और इफेक्ट्स बता दो। इफेक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, और अग्रीव्ड पार्टी को क्या करने पड़ेंगे, जो भी बेनिफिट्स उठाए थे वो रीस्टोर करने पड़ेंगे, बस यही है इसमें। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इंडेमनिटी गारंटी, ये डिफरेंस बिटवीन का भी एक क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को पार्ट टेस्ट सीरीज में, फुल टेस्ट सीरीज में भी दिया था, राइट? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज पार्टनर्स की, याद करो एक क्वेश्चन था पार्टनर्स का इंटर से क्या क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज है, ये भी मैंने आप लोगों को फुल टेस्ट सीरीज में और इनमें दिया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन। एग्जामिन द बायर्स रेमेडीज अगेंस्ट द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूजुअली बच्चे सिर्फ सेलर की रेमेडी पढ़ के जाते हैं, जो अनपेड सेलर की हम लोग देखते हैं, बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, बायर के पास क्या रेमेडीज है वो पूछी गई है, ये लिखनी थी यहाँ पे आपको, ठीक है? ये सब चीजें हम लोगों ने नोट्स में कवर करी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4A फैक्ट्रीज एक्ट, और ये लेबर लॉज में से है। सोशल पर्पस ऑफ कोड ऑन वेजेस एंड समराइज द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो कैसे फिक्सेशन करती है मिनिमम वेजेस का, वो आपको यहाँ पे पूरा बताना था। कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या चीजें यूज की जाएंगी उसको डिसाइड करने में, उसको कैलकुलेट करने में ना, और बाकी सोशल पर्पस था, पर्पसेस भी हम लोगों ने इसके लिखे हैं नोट्स में। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेरियस पर्पसेस फॉर विच विड्रॉवल एंड एडवांसेस फ्रॉम द ईपीएफ फंड आर परमिटेड। तो इस फंड में से विड्रॉवल किस किस पर्पस के लिए परमिट किए जाते हैं, ये भी लिस्ट मैंने आप लोगों को बनवाई है नोट्स के अंदर, एंड इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग द नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। याद करो इसका रूल है एक, हम लोगों ने रूल्स लिखे हैं इसके, इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस कैसे कैसे भेजा जा सकता है। पीडीएफ फॉर्मेट में भेज सकते हो, नोटिफिकेशन भेज दो, लिंक भेज दो। अगर आप इस तरीके की चीजें करते हैं तो उनमें इंस्ट्रक्शंस बताओ कैसे वो उसको एक्सेस करेगा, सब चीजें ये हम लोगों ने पॉइंट्स, मैंने बकायदा फ्लो चार्ट्स बनवा के तुम्हें एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखवाया था। ये रूल्स में जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखना है। इलैबोरेट, अब ये वाला जो टॉपिक है ये भी थोड़ा सा तुम्हें इसमें अपने खुद के राइटिंग स्किल्स डालने थे, बिकॉज ऐसा कोई डायरेक्ट टॉपिक एज सच नहीं है इसमें। बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, दीज टू आर वन एंड द सेम थिंग। बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एक ही होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 134 के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं जानती हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, बिकॉज ऐसी की हुई हेडिंग हम लोगों ने डायरेक्टली नहीं पढ़ी है, बट बहुत सारे प्रोविजंस का रेफरेंस हम लोगों ने पढ़ा है ना, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये चीज तुम्हें बोर्ड रिपोर्ट में बतानी है, ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन है वो बोर्ड रिपोर्ट में बताना है। तो इस टाइप की अगर कुछ कुछ बातें आप लोगों को कहीं कहीं से आ रही हो और कहीं कहीं से लिंक करके अगर तुम कुछ भी इसके अंदर लिख पाए हो तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 134 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन बनाता है, कौन साइनिंग करता है, ये भी चीज हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ी है, बट ठीक है आप ये मेंशन कर दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर आपको अपने मन से आंसर बना के लिखना था। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, केस स्टडी क्वेश्चन है ये, इसकी प्रैक्टिस मैंने बहुत ज्यादा करवा रखी है आपको क्लास के अंदर। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है मैं बताऊं, विमेन डायरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। कंपनीज को एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है और विमेन डायरेक्टर की पोजीशन पे अगर वैकेंसी अराइज हो जाती है तो उसको हमें कैसे फिल करना होता है। देखो डायरेक्टली मॉड्यूल के अंदर वुमेन डायरेक्टर का कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है, उसकी कैजुअल वैकेंसी के बारे में भी कुछ नहीं दे रखा है। अब आई अंडरस्टैंड दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ कंक्लूड करके उसमें लिख के आए हो तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप आप लोगों को फिर भी उसमें कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे ना, तो छोड़ के आना इज नॉट द सोल्यूशन, इसीलिए मैंने आपको कहा था। इसमें देखो क्या होता है, विमेन डायरेक्टर, मैं एक बार प्रोविजन आपको वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। विमेन डायरेक्टर का जो वैकेंसी होता है वो हमें कब तक फिल करना होता है, या तो आप इसको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में फिल करो, ठीक है, या फिर हमें कब तक फिल करना होता है इसको, विद इन 3 मंथ्स में। हम बोलते हैं दोनों में से विच एवर इज
whichever is, दोनों में से लेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये पूरे प्रोविजंस अगर आप चेक करो तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट आपकी 16 सितंबर को आएगी और 3 मंथ्स वाली चीज जो है वो हमारा 15 अक्टूबर को फॉल करेगा। तो लेटर हमारा क्या निकल के आया यहाँ पे, 15 अक्टूबर लेटर निकल के आया है। ठीक है, तो 15 अक्टूबर तक आप नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो इसकी जगह पे। जो इन्होंने पहले ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि शार्मी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो वैलिड है क्या, बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट कब हुआ है, 16 सितंबर को हुआ है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये पूछ रहे हैं अगर 1 अक्टूबर होता आंसर तो भी आंसर वैलिड था, क्योंकि 15 अक्टूबर तक आप लास्ट इसका अपॉइंटमेंट कर सकते थे। ठीक है, तो दोनों ही कोई चीजें जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हैं दोनों का ही आंसर क्या था, यस द अपॉइंटमेंट इज वैलिड। ठीक है, तो आई होप अगर आप कंक्लूजन भी इतना लिख पाए हो तो और कुछ नहीं, 1-2 नंबर तो क्या पता मिल ही जाए इसके। 6 का बी देखते हैं, प्राइमरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द केएमपी एज पर द कंपनीज एक्ट। डायरेक्टर्स वाले लिखे थे ना हम लोगों ने, तो कुछ वही पॉइंटर्स आप मिक्स कर दो, थोड़ा सा इस वाले टॉपिक के अंदर भी तुम्हें अपने राइटिंग स्किल्स डालने थे। ठीक है, एथिक्स, अच्छा यूजुअली क्या होता है हर बार एक क्वेश्चन एथिक्स से आता है और एक क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है, बट इस बार दोनों ही क्वेश्चंस एथिक्स से आए हैं। कोई बात नहीं, नेचर एंड रेलेवेंस पूछा गया है, सेम क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने दिया था टेस्ट सीरीज में। जनरल बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं और अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं विच आर फॉलोड बाय द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कॉर्पोरेट। अगेन चेपने वाला क्वेश्चन है ये, कैसे, क्योंकि हम लोगों को खुद को भी पता होता है क्या एथिकल चीजें हैं और क्या अनएथिकल है। आप आए दिन हम लोग कितनी चीजें न्यूज में ऐसी सुनते रहते हैं कि किसी कंपनी में एम्प्लॉइज ने कुछ कर दिया और कुछ नहीं तो तुम्हें मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स पता है, तुम्हें एम्बेजलमेंट ऑफ कैश के बारे में पता है, तुम्हें फ्रॉड्स के बारे में, स्कैम के बारे में पता है, और कुछ नहीं तो यही चीजें लिख के आते हैं इसमें। ओके, ये सब अनएथिकल प्रैक्टिस। और नहीं तो हमने एक केस स्टडी भी करी थी वेल्स फार्गो वाली, उसके कुछ कुछ फैक्ट्स उसमें पॉइंटर्स बना बना करके लिख देते इस तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8A, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अगेन अ केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम बेलमेंट। जब मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया था पिछली बार भी बेलमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडी बना था और इस बार भी बेलमेंट से ही बना है, राइट। तो इसका जो आंसर है ये अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है, इन द लाइट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू बेलमेंट एंड अनऑथराइज्ड यूज असेस वेदर मिस्टर वाई इज लीगली बाउंड टू कॉम्पनसेट एक्स, डज मिसेस वाइज केयरफुल ड्राइविंग निगेट मिस्टर वाइज लाइबिलिटी। अच्छा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होता वो यस होता कि वाई जो है वो क्या करेगा, एक्स को कॉम्पनसेट करेगा। आंसर इसका क्या है, यस है, क्योंकि बेलमेंट के अंदर जो राइट्स हम लोगों ने पढ़े थे, बेलर बेली के ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, उन प्रोविजंस को एग्जामिन करते हुए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या आता, यस आता। इस वाले के अंदर भी करेक्ट आंसर इज यस। ठीक है, B point, demonstrate the different roles and responsibilities of the audit committee as specified by the board। देखो ऑडिट कमेटी दो जगह आता है, कंपनी लॉ में भी आता है और एक ऑडिट वाले सब्जेक्ट में भी आता है, हमने दोनों जगह पे उसको पढ़ा है। ऑडिट कमेटी के पावर्स, फंक्शंस, रोल्स, मैंने बार बार बच्चों को कहा था, कई स्टूडेंट्स के कॉल भी आए थे, मैंने उनको भी यही बताया था कि ऑडिट कमेटी का जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शंस कहो कुछ भी कहो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ओके, एंड एक चीज और, ये सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टेस्ट सीरीज में भी दिया, मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने टेस्ट सीरीज में दिए हैं, पार्ट टेस्ट सीरीज हो या फिर फुल टेस्ट सीरीज हो, उनमें हमने किए हैं ये क्वेश्चंस, और तो नथिंग इज न्यू। ऑल्दो केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली कंपनी लॉ से जो डायरेक्टर का क्वेश्चन आया वो है थोड़ा सा ट्रिकी है, दैट आई अग्री, बट कोई बात नहीं, जैसा भी पेपर अभी तक आपका हुआ है, देखो ये क्वेश्चंस थे, ये लास्ट तक हम लोग आ गए। ठीक है, इतना ही था पेपर। ओवरऑल मैं कहूंगी कि डिफिकल्टी लेवल जो है पेपर का वो थोड़ा सा हाई था, बिकॉज केस स्टडी, कंपनी लॉ का जो केस स्टडी आया, एक मैं उसकी वजह से बोल रही हूँ, दूसरा ये कि एमसीक्यूज में भी कुछ कुछ थोड़े से डिफिकल्ट थे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, एवरेज था। नाउ अब आप लोगों को मैंने आंसर बता दिया, सोल्यूशन बता दिया, अब
आप अपने इस वाले एग्जाम से डिमोटिवेट नहीं होंगे। जिन बच्चों ने अच्छा किया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बट जिन लोगों का अच्छा नहीं हुआ, कि तुम लोगों को लग रहा है हमने गलत आंसर्स अटेम्प्ट किए, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। तुम लोगों को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो और एग्जाम्स पीछे हैं सारे, अभी तो सिर्फ आज फर्स्ट पेपर ही है आपका। इसीलिए आप इस सब्जेक्ट के बारे में मत सोचो, जैसा भी हुआ इट्स ओके। अब आप आगे वाले पेपर्स पे अपने फोकस करेंगे, राइट। सो आई होप ये इंफॉर्मेटिव था वीडियो आपके लिए, एंड फर्दर एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।